आज हम गोलमेज सम्मेलन को पढ़ेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को पढ़ेंगे कि क्या थी और किस प्रकार से हुई। लेकिन पहले मैं उसकी पृष्ठभूमि आपके सामने रखना चाहूंगा कि सबसे पहले आप लोग ध्यान रखना दोस्तों, नंबर 1 आपको पता होगा, सबसे पहले चीजों को हम देखने का प्रयास करते हैं, टटोलने का प्रयास करते हैं कि हम कहां पर थे और कहां तक पहुंच गए हैं। इस चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट आपको पता होगा, नंबर 1 कि भारत में 1919 का एक्ट आया था। मेरी आदत है हर क्लास में सबसे पहले उसका बैकग्राउंड बताने की। उस 1919 के एक्ट की समीक्षा करने के लिए भारत में एक कमीशन आया जिसको हम कहते हैं साइमन कमीशन, इस साइमन कमीशन का अपॉइंटमेंट जो है वो ब्रिटिश सरकार द्वारा नवंबर 1927 में इसे गठित किया गया था। ये भारत संबंधी पहला विधिक आयोग माना जाता है। ये फरवरी 1928 में भारत में आता है, लेकिन उससे पहले भारत में इसका इतना विरोध होता है कि साइमन गो बैक के नारे लगाए जाते हैं। और इसी कड़ी में आपको पता होगा, लॉर्ड बिर्किनहेड जो है वो बेसिकली भारतीयों को चैलेंज कर देता है कि आप अगर इतने ही होशियार हो और आप कह रहे हो कि हम कानून बना सकते हैं, तो मैं चैलेंज करता हूं कि आप कानून बना के दिखा दीजिए। आप जैसा कानून बनाओगे उसको हम स्वीकार कर लेंगे। ये बात सेक्रेटरी ऑफ इंडिया लंदन से कहता है और बात है 1928 की। इसकी बात को हूबहू भारतीय नेताओं ने स्वीकार कर लिया और इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया और एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। उस सर्वदलीय सम्मेलन के बाद 1928 में सभी दलों ने मिलकर संयुक्त रूप से एक कमेटी गठित की जिसे इतिहास में नेहरू कमेटी के नाम से जाना जाता है। तो अब आ गई नेहरू कमेटी हमने पढ़ लिया, साइमन कमीशन हमने पढ़ लिया। ये नेहरू कमेटी 1928 में, मई 1928 में गठित की जाती है और बहुत जल्दी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देती है और लखनऊ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। नेहरू कमेटी की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी और ये कमेटी जो रिपोर्ट देती है उस रिपोर्ट को इतिहास में नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। ये मोतीलाल और उनकी टीम के द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट थी जो अगस्त 1928 में आती है। इस रिपोर्ट के 2 पॉइंट सबसे ज्यादा विवादित थे जिसको लेकर हंगामा मचता है। वो जो 2 पॉइंट सबसे अधिक विवादित थे उसमें से एक पॉइंट था कि भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान किया जाए। जब मोतीलाल नेहरू इसकी बात करते हैं डोमिनियन स्टेटस का, तो कांग्रेस के उस समय के युवा नेता जवाहरलाल नेहरू इसका जबरदस्त विरोध करते हैं कि पिताजी ये क्या मांग लिया, ये समय डोमिनियन स्टेटस का नहीं बल्कि देश तो पूर्ण स्वराज का है। और दूसरा, इन्होंने कहा कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को हटाया जाए और इसके स्थान पर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को लागू किया जाए। तो एक पॉइंट आप ये जरूर याद रखना, 1909 में जिस सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी वो गले की हड्डी बन गई। और ध्यान रखना, इसको लेकर मुस्लिम लीग नाराज होती है कि आपने हमारे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पर आघात क्यों किया। और इस बीच दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, 1929 का लाहौर अधिवेशन होता है और इस लाहौर अधिवेशन में आपको पता है पूर्ण स्वराज की घोषणा की जाती है और इसकी अध्यक्षता जो है बेसिकली जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जाती है। 1928 में अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे और 1929 में आपको पता है अध्यक्ष बन जाएंगे जवाहरलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा करते हैं। साथ ही साथ यहां पर एक और परमिशन मिलती है कि कांग्रेस गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करेगी। तो एक होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को हम शॉर्ट फॉर्म में कह देंगे सीडीएम, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब गांधी जी क्या करते हैं कि डायरेक्ट इनके कहने पर आंदोलन शुरू नहीं करते हैं, बल्कि 31 जनवरी 1930 को गांधी 11 मांगे रखते हैं। इसको हम कहेंगे गांधी जी की 11 सूत्री मांगे, 11 पॉइंट्स प्रोग्राम ऑफ गांधी, गांधी की 11 सूत्री मांगे। और ये बात है 31 जनवरी 1930 की। और जैसे ही मांगे अस्वीकार की जाती है, फिर गांधी जी यहां से एक नया आंदोलन शुरू कर देते हैं जिसको हम कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो यहां तक मैंने आपको बढ़ा दिया था। अब एक तरफ कांग्रेस जो है वो बेसिकली सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया। और आपको पता है सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था इसकी शुरुआत कैसे की जाती है,
तो इसकी शुरुआत दांडी यात्रा से की जाती है और ये पॉइंट हमने इससे पहले वाली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब एक तरफ कांग्रेस जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को चला रही है, दूसरी तरफ साइमन कमीशन अपनी पूरा काम ताम करके और साइमन कमीशन लंदन पहुंच गया है और साइमन कमीशन ने लंदन पहुंचने के बाद अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। तो आप लोग ध्यान रखना, यहां से पॉइंट आएगा साइमन कमीशन की रिपोर्ट, और साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट, ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट मई 1930 में आती है। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी? नवंबर 1927 में। साइमन कमीशन भारत कब आया? फरवरी 1928 में। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब आती है? तो मई 1930 में। और ये रिपोर्ट कहां प्रकाशित होती है? ये रिपोर्ट बेसिकली लंदन में प्रकाशित होती है, लंदन में प्रकाशित होती है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। अब आपको सर साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा? साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा, नंबर 1 की प्रांतों से द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए। प्रांतों से द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया जाए, पहला पॉइंट तो ये कहा। दूसरा इसने कहा, नंबर 2 इसने कहा कि प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। केंद्र की बात नहीं की है, लेकिन प्रांत की बात की और कहा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाए। तीसरा इसने कहा कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को कंटिन्यू किया जाए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को जारी रखा जाए। ये बात इन्होंने अपनी इस रिपोर्ट में कही। और चौथा कहा कि एक भारतीय संघ की स्थापना की जाए। ध्यान रखना, पहली बार किस रिपोर्ट में भारतीय संघ का हवाला आएगा? जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। अब दोस्तों, इसने न तो डोमिनेंट स्टेटस की बात की और न इसने मौलिक अधिकारों की बात की, और इसको लेकर हंगामा होता है। हाँ, ब्रिटिश ये चाहते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाहती थी कि भारत में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है वो आंदोलन कमजोर पड़ना चाहिए। लेकिन आपको बताया कि जिस समय साइमन कमीशन की रिपोर्ट आई है 1930 के अंदर, इस समय 1930 में कांग्रेस सीडीएम चला रही, मतलब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चला रही है, और कांग्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया था। कांग्रेस को एक अवैध संगठन घोषित कर दिया गया था। मतलब 1930 में कांग्रेस क्या है? प्रतिबंधित संगठन है। अब इधर आप देखिए कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए लंदन में गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। तो आप लोग ध्यान रखना, गोलमेज सम्मेलन जो है उसका साफ उद्देश्य क्या है? गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य जो है वो बेसिकली साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना, फिर भारत के तमाम नेताओं को यहां लंदन बुलाकर एक प्रकार का डिस्कशन करना और नए अधिनियम का प्रारूप तैयार करना। ये इसका मेन ऑब्जेक्ट होगा। और दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना, इस बात को लेकर लंदन में गोलमेज सम्मेलन बुलाए जाएंगे। अब इस कड़ी में सबसे पहले होगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आप कहोगे सर, प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है ये बेसिकली कहां पर हुआ था? तो दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना, सबसे पहले तो कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है इसी को हम कहते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट आरटीसी भी आप इसको कह सकते हो। फर्स्ट आरटीसी क्या है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, ऐसे कह सकते हो। अब आपको सर कहां पर हुआ था ये? तो आप लोग ध्यान रखना, ये सम्मेलन लंदन में होता है। सर लंदन में कहां पर हुआ था? लंदन में हुआ था सेंट जेम्स पैलेस, एक बहुत शानदार महल है, वहां पर हुआ था। और उस जमाने में, आज भी आप देखो कि हम लंदन जाने के लिए, सपना है लंदन जाने के, लोग मरते हैं, तो उस जमाने में तो बात ही अलग होगी। जिस नेता को इसका न्योता मिला होगा वो 5 दिन पहले तैयार होकर बैठ गया होगा, ऐसी स्थिति रही होगी। कुल मिला के दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना, प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था। और यह सम्मेलन जो है ये बेसिकली 12 नवंबर से स्टार्ट होता है।
आप कहोगे सर कब होता है, तो ये स्टार्ट होता है 12 नवंबर 1930 से लेकर के 10 जनवरी 1931 तक। मतलब नवंबर का महीना गया, दिसंबर और जनवरी, लगभग 2 महीने के आसपास ये चलता है। 2 महीने इन नेताओं ने वहां पर क्या किया होगा भाई, 2 महीने तक। और इसका एक ऑब्जेक्ट ये भी था, भारत के नेताओं को वहां बुला करके और पीछे से इस राष्ट्रीय आंदोलन को तितर बितर करना। लेकिन ध्यान रखना, देश की उस समय की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया था। तो आप सबसे पहले देखिए, सेंट जेम्स पैलेस में हुआ था और इसकी अध्यक्षता जो है, इसका अध्यक्ष कौन था, तो इसका अध्यक्ष था रैमजी मैकडोनाल्ड। आप कहोगे सर ये कौन आ गया, रैमजी मैकडोनाल्ड, ये उस समय का बेसिकली ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, ब्रिटिश पीएम था, जिसका नाम था रैमजी मैकडोनाल्ड। ये इसकी अध्यक्षता करता है। सर उद्घाटन इसका किसने किया था, तो इसका उद्घाटन जो है उस समय ब्रिटिश महारानी का जो हस्बैंड था, ब्रिटिश सम्राट उसको कहते हैं, ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज प्रथम जो है, ये बेसिकली इसका उद्घाटन करता है। अब कुल मिला के आपको सर कुछ और पॉइंट्स भी बता दीजिए। जैसे आप लोग ध्यान रखना, कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। और क्यों नहीं लिया कि कांग्रेस इस समय अंग्रेजों के खिलाफ भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रही थी। दलित वर्ग की ओर से कौन गया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो दलित वर्ग की ओर से आप लोग एक नाम याद रखना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब गए थे और उन्होंने बहुत ताकत के साथ में वहां दलितों की बात को रखा था। तो दलित वर्ग की ओर से बाबा साहब गए थे। साथ ही साथ दोस्तों आप लोग ध्यान रखना कि जो फर्स्ट था उसमें अंदर के नाम तो नहीं पूछ जाएंगे क्योंकि गांधी जी को फोकस किए हुए हैं, इसमें गांधी जी नहीं गए हैं फर्स्ट वाले के अंदर। लेकिन टोटल जो है आप लोग ध्यान रखना 89 रिप्रेजेंटेटिव, टोटल 89 प्रतिनिधियों ने यहां पर भाग लिया था। इस 89 के हम ये कर सकते हैं इतने पार्ट, 89 के 3 पार्ट कर सकते हैं, जिसमें 57, 16 और 16 57 थे ब्रिटिश भारत से, ब्रिटिश इंडिया से, मतलब जो भारत अंग्रेजों के डायरेक्ट नियंत्रण, 16 थे देसी रियासतों से, प्रिंसली स्टेट से, और 16 ही थे आप लोग ध्यान रखना 16 जो है वो बेसिकली ब्रिटिश प्रवक्ता थे, ब्रिटिश प्रवक्ता थे। कुल मिला के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सफल हुआ था क्या? ध्यान रखना सफल नहीं हुआ, क्योंकि सांप्रदायिकता के मुद्दे पर नेता इतने लड़ते हैं कि भारत में कौन सी प्रणाली लागू की जाए, सांप्रदायिक प्रणाली, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली। तो ध्यान रखना सांप्रदायिकता के मुद्दे पर विवाद इतना बड़ा कि ये सफल नहीं हुआ, सांप्रदायिकता के मुद्दे पर ये सफल नहीं हो सका और इसी के साथ फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं असफल हो गई। ये आप लोग यहां पर ध्यान रखोगे। इसमें आपको पता है कि हिंदू महासभा की ओर से M.R. जयकर और V.S. मुंजे ने भाग लिया था। सिख समुदाय की ओर से सरदार संपूर्ण सिंह, सरदार उज्जवल सिंह ने भाग लिया था। भारतीय उद्योगपतियों की तरफ से होमी मोदी ने भाग लिया था। मुस्लिम लीग के कई प्रतिनिधि वहां पर गए थे। तो यहां पर अलग अलग गए, लेकिन आपको वो नाम याद ज्यादा नहीं करने हैं, ये की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया है क्योंकि कांग्रेस जो है इस समय गांधी जी के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन को चला रही थी। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आप आगे बढ़ोगे तो प्रथम गोल में सम्मेलन असफल हो गया। तो 2 लोगों को देखो आप। सबसे पहले गांधी जी के पास चलते हैं, या मैं कह दूं 1930 के अंदर भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। यह घटना है 1930 की, जिसकी शुरुआत दांडी यात्रा के रूप में होती है 1930 के अंदर। और 1930 के अंदर ही ब्रिटिश सरकार जो है वो बेसिकली गोलमेज सम्मेलन शुरू करती है।
ब्रिटिश सरकार शुरू करती है गोलमेज सम्मेलन। अब हुआ क्या कि इस गोलमेज सम्मेलन की तुलना में गोलमेज सम्मेलन होते हैं नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक, यहां तक चलता है पहला गोलमेज सम्मेलन। अब ये पहला गोलमेज सम्मेलन था, ये बेसिकली असफल हो गया। ये असफल हो गया तो लॉर्ड इरविन सोचता है कि काश अगर कांग्रेस इसमें भाग लेती तो शायद बात अलग होती, इसलिए कांग्रेस को राजी किया जाए। तो लॉर्ड इरविन बढ़ेगा कांग्रेस की ओर से। कांग्रेस की ओर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण भारत में राष्ट्रवाद तेज गति से बढ़ रहा है। तो यहां पर इरविन के दो ऑब्जेक्ट हैं कि कैसे करके सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करवाया जाए और कांग्रेस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग ले। इधर गांधी जी की मजबूरी समझिए आप। गांधी जी जो है इस आंदोलन को चलाते फिर गांधी को लगभग 1 साल हो गया है। गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हुए 1 साल हो गया है और गांधी जी को इस बात का पता था कि अभी निकट भविष्य में इसका कोई विशेष परिणाम मिलने वाला नहीं है। तो गांधी कहीं ना कहीं अपनी संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति को लागू करना चाहते हैं, क्योंकि गांधी अगर इस आंदोलन को स्थगित नहीं करते तो संख्या लगातार कम हो रही थी, व्यापारिक वर्ग का दबाव बढ़ रहा था, इसलिए गांधी अंदर ही अंदर प्रेशर में थे। वो भी सोच रहे थे कि कोई बहाना मिले तो मैं राष्ट्र हित में कहीं ना कहीं इस आंदोलन को एक बार स्थगित कर दूं। लेकिन यहां तो भाई साहब खुद चला के लॉर्ड इरविन आ रहा है गांधी जी के पास कि गांधी जी प्लीज आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लीजिए और आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दीजिए। तो ये आएंगे इसकी तरफ। अब जब दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती है। तो आप लोग ध्यान रखना, ये दोनों एक दूसरे की तरफ आए तो एक एग्रीमेंट हुआ जिसको इतिहास में गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं, जिसको इतिहास में गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। ये पैक्ट बेसिकली गांधी जी और इरविन के मध्य हुआ था। अब जब गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ, इसमें ध्यान रखना समझौते का मतलब होता है ये ले और ये दे, इसका मतलब कुछ लिया होगा और कुछ दिया होगा। हालांकि गांधी जो कर रहे हैं वो राष्ट्रीय हित में है, लेकिन अंग्रेज मतलब भी है वो कुछ ना कुछ लेने देने के चक्कर में होंगे। यहां पर आप लोग ध्यान रखना, अगर पैक्ट किया है तो फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गांधी द्वारा स्वीकृत शर्त क्या थी। और उससे पहले आप कहोगे सर ये तो बता दो कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था। तो ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट गांधी इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए आपका एग्जाम में प्रश्न यहां से बन सकता है। अब देखिए, गांधी द्वारा स्वीकृत 2 शर्तें हैं। नंबर 1, कांग्रेस जो है, कांग्रेस सीडीएम को स्थगित कर देगी। दोस्तों कंफ्यूज मत होना, सीडीएम का मतलब है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, अर्थात कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर देगी। ध्यान रखना, वापस नहीं लिया है, स्थगित किया है। और दूसरा पॉइंट दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, सेकंड पॉइंट जो गांधी जी ने स्वीकार किया वो था कि कांग्रेस जो है वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेगी। कांग्रेस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेगी, ये यहां पर हो गया है। इसका मतलब आप लोग ध्यान रखना, गांधी इरविन पैक्ट कब होता है? प्रथम गोलमेज सम्मेलन के बाद और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले। अब आपको कि सर जब गांधी ने स्वीकार किया तो वायसरॉय उस समय का था इरविन, तो इरविन ने भी सर कुछ स्वीकार किया क्या? तो यहां पर यही तो देखने वाला बिंदु है कि इरविन ने क्या स्वीकार किया होगा। तो आप लोग ध्यान रखना, लॉर्ड इरविन ने क्या स्वीकार किया उसको मैं बताने का प्रयास आपको करता हूं। लॉर्ड इरविन द्वारा स्वीकृत शर्तें यहां पर क्या थी? नंबर 1, सबसे पहले इरविन ने स्वीकार कर लिया कि उन राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा। उन राजनीतिक कैदियों को
रिहा कर दिया जाएगा, रिहा कर दिया जाएगा जिन पर हिंसा भड़काने का आरोप नहीं है। मतलब जिन पर हिंसा का आरोप नहीं है उनको रिहा कर दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, आप इस पॉइंट में समझ गए होंगे कि लॉर्ड इरविन ने कुछ स्वीकार किया, कुछ स्वीकार नहीं किया, अर्थात वो भगत सिंह की फांसी को माफ नहीं करेगा, ये यहां पर लग रहा है। और पब्लिक ये चाहते कि गांधी को अड़ जाना चाहिए कि पहले तो भगत सिंह पर बात कर, लेकिन हो सकता है कि इतनी दृढ़ता के साथ ये बात नहीं रखी गई हो, या गांधी की अपना दर्शन था और भगत सिंह जी का अपना दर्शन था, वो किस प्रकार से बात रखी गई होगी। लेकिन पहला पॉइंट आपका ये था। दूसरा, इसमें आप लोग ध्यान रखना, लड़ाई जो आंदोलन शुरू किया गया था वो था नंबर 2, उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार दे दिया गया। उपयोग के लिए नमक बनाने का अधिकार दे दिया गया कि ठीक है, आप नमक बना सकते हो। अभी तक नमक पर सिर्फ सरकार का अधिकार था, यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तीसरा आप लोग ध्यान रखना, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन का अधिकार भी दे दिया गया कि शांतिपूर्ण तरीके से आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। इसका भी राइट जो है वो बेसिकली यहां पर दे दिया जाता है। शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करने का अधिकार भी दे दिया गया। और यह भी कहा गया कि जितने भी आपातकालीन अध्यादेश है वो आपातकालीन अध्यादेशों को वापस हटा दिया जाएगा। तो आपातकालीन अध्यादेशों की वापसी कर दी जाएगी, उसको हटा दिया जाएगा। ये दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, इस पैक्ट को इतिहास में गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। इस पैक्ट की जो सबसे बड़ी कमी उस तत्कालीन परिस्थिति में दिखाई देती है वो थी कि गांधी जी को या तो समझौता करना नहीं चाहिए था, अगर वो करते तो उन्हें भगत सिंह वाले मुद्दे पर अडिग रहना चाहिए था। लेकिन जो भी हो, हम इसमें ये कह सकते हैं कि गांधी जी का अपना दर्शन था और भगत सिंह जी का अपना दर्शन था। इससे हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़े तो आप देखोगे, सबसे पहले फर्स्ट आरटीसी, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, और यह हुआ था नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। फिर बात आगे बढ़ी, यह असफल हो गया। यह असफल हुआ तो फिर एक पैक्ट हुआ जिसको हम कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट। अब आप लोग ध्यान रखना, गांधी जी और इरविन के बीच में यह पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ है। 5 मार्च 1931 को यह पैक्ट हुआ। लेकिन जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, गांधी जी यहां पर भगत सिंह की फांसी की सजा को रुकवा नहीं पाए और 23 मार्च 1931 को मां भारती के 3 लाल जो है वो वतन के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ गए। नाम था भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। कब की बात है? 23 मार्च 1931। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, ये तीनों जो है दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, फांसी के फंदे पर चढ़ जाते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो गांधी इरविन पैक्ट को मान्यता दिलाने के लिए कांग्रेस का कराची अधिवेशन होता है। कांग्रेस का कराची अधिवेशन। लेकिन ध्यान रखना, यहां से एग्जाम में जो प्रश्न आपका आएगा वो आएगा, निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है। 4 घटनाएं दी जाएगी, जैसे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी इरविन पैक्ट, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी, और चौथी घटना यहां पर होगी कांग्रेस का कराची अधिवेशन। कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन था दोस्तों, ये 29 मार्च 1931 को हुआ था। 29 मार्च 1931 को कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। और इस पैक्ट का ऑब्जेक्ट क्या था, इस अधिवेशन का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था गांधी
इरविन पैक्ट को मान्यता देना, ताकि गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करके और लंदन जा सके, उसको मान्यता दिलवाना यहां पर ऑब्जेक्ट था। यह पॉइंट इतना समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते समय 3 पॉइंट याद रखना है। नंबर 1, यहां पर इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज शब्द को परिभाषित किया था। पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया था। द वर्ड पूर्ण स्वराज वॉज डिफाइंड इन कराची समिट ऑफ कांग्रेस, कि अब पूर्ण स्वराज का अर्थ होगा राजनीतिक आजादी के साथ साथ आर्थिक एवं सामाजिक आजादी। और दूसरा, इसी में कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों का पूरा प्रारूप जारी किया कि अगर हम सत्ता में आए तो हमारी जनता को कौन कौन से मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव यहां पर दिया जाता है, फंडामेंटल राइट्स का। और साथ ही साथ पहली बार कांग्रेस ने अपना आर्थिक कार्यक्रम इसके माध्यम से जारी किया था। तो ये पॉइंट आपको यहां पर याद रखना है। ये था कांग्रेस का कराची अधिवेशन। लेकिन ध्यान रखना, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में जगह जगह गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। और काले झंडे क्यों दिखाए गए दोस्तों? तो आप लोग ध्यान रखना, काले झंडे इसलिए दिखाए जाते हैं कि गांधी जी भगत सिंह के मामले में कोई विशेष काम नहीं कर सके। तो ये आपको यहां पर ध्यान रखना है। लेकिन ये आपको तारतम्य जोड़ना है। ये घटना फर्स्ट आरटीसी असफल हुआ, गांधी इरविन पैक्ट, उसके बाद भगत सिंह जी और इनको फांसी, और चौथा कांग्रेस का कराची अधिवेशन। और अब इसके बाद जो है गांधी जी जाते हैं कहां पर? सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए। तो इससे आगे का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो आगे बढ़ते हैं और यहां मैंने हेडिंग डाल दिया सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसी को हिंदी में हम कहते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यहां पर आपका आएगा, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब से कब तक होती है दोस्तों? तो ध्यान रखना, सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में होती है। पहले भी लंदन में हुई थी। अब विशेष बिंदु क्या है? एग्जाम के पॉइंट से आप लोग ध्यान रखना यहां पर कि यहां पर सेकंड आरटीसी में कांग्रेस भाग लेती है। कांग्रेस ने भाग लिया और कांग्रेस की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में, ओनली सिंगल रिप्रेजेंटेटिव, एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया था? तो आप लोग ध्यान रखना, एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने भाग लिया था। और गांधी जी यहां से किस जहाज में जाते हैं? तो एस राजपुताना नामक जहाज में गांधी जी जाते हैं। हालांकि गांधी जी के साथ और भी लोग हैं और वो कांग्रेसी है, लेकिन यहां मैंने क्या लिखा? कांग्रेस की ओर से एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी भाग लेते हैं। तो आप सर और कौन जाता है? ध्यान रखना, इसी के अंदर सरोजिनी नायडू जाती है। लेकिन ध्यान रखना, सरोजिनी नायडू थी तो कांग्रेस से, लेकिन वो उस समय महिला प्रतिनिधि के रूप में भाग लेती है। महिला रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वो यहां पर भाग लेती है। कांग्रेस की तरफ से नहीं जाती है, बल्कि महिला प्रतिनिधि बनके जानती है। मदन मोहन मालवीय गए थे हिंदू महासभा की तरफ से। आप लोग ध्यान रखना, मदन मोहन मालवीय साहब जो है ये बेसिकली उस समय के भारत के कद्दावर नेता थे और ये हिंदू महासभा की ओर से इसमें भाग लेते हैं। हिंदू महासभा की ओर से मदन मोहन मालवीय। आगे बढ़े तो एक पॉइंट आएगा कि सर हमने सुना था कि इसी सम्मेलन के अंदर घनश्याम दास बिड़ला भी गए थे, जो बेसिकली
गांधी जी के सबसे खासम खास थे घनश्याम दास बिड़ला, जो कांग्रेसी थे, वो भी तो गए थे सर। यस दोस्तों, वो भी गए थे, घनश्याम दास बिड़ला भी गए थे। लेकिन यहां पर याद करने वाला बिंदु जो है घनश्याम दास बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला जो गए थे दोस्तों, वो आप लोग ध्यान रखना, ये बेसिकली थे तो कांग्रेसी लेकिन व्यवसायिक वर्ग की ओर से गए थे। और एक पॉइंट फिर ध्यान रखना, दलित वर्ग की ओर से इस सम्मेलन के अंदर भी बाबा साहब जाते हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब इस सम्मेलन में भी भाग लेते हैं। और ध्यान रखना दोस्तों, जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर भी बाबा साहब ने दलितों के मसले को बहुत शानदार तरीके से उठाया। और बाबा साहब ने ब्रिटिश सरकार को कहा, साइमन कमीशन से भी मिले थे वो, और साइमन के सामने बात रखी थी कि भारत में सबसे पहले अगर आरक्षण किसी को मिलना चाहिए तो दलित वर्ग को मिलना चाहिए। लेकिन देश का दुर्भाग्य था, राजनीति हावी हुई और सांप्रदायिकता के आधार पर सबसे पहले मुस्लिम समाज को आरक्षण मिला। मुस्लिम समुदाय का तो शासन भी रहा है, लेकिन प्राचीन काल से जिस समाज का शोषण हो रहा है उस समाज को 1919 के अंदर भी नहीं मिला। 1919 में सिखों, ईसाइयों, एंग्लो इंडियंस को मिल गया, लेकिन दलितों को आरक्षण नहीं मिला। मैं ब्रिटिश सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, ये कौन बोल रहे हैं? भीमराव साहब बोल रहे हैं, भीमराव बाबा साहब बोल रहे हैं। मैं ब्रिटिश सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि सबसे पहले अगर आरक्षण की बात हो तो दलित समुदाय को आरक्षण मिलना चाहिए, और जिस प्रकार से उनको मिला उसी प्रकार से हमको मिलना चाहिए। यहां पर कहते हैं कि लंदन में गांधी जी और बाबा साहब के बीच में एक तीखी नोकझोंक होती है। जिस प्रकार से आरक्षण की डिमांड बाबा साहब कर रहे थे उस बात के गांधी जी विरोधी थे, और एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग हो नहीं पाई। तो मैं पानी पी लेता हूं। और यहां पर एक तीखी नोकझोंक होती है, और आप लोग ध्यान रखना, अगेन मैं एक बात कहूंगा, क्या कि सांप्रदायिकता के मुद्दे पर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी असफल हो जाती है। किस मुद्दे पर? सांप्रदायिकता के मुद्दे पर यह कॉन्फ्रेंस भी असफल हो गई। अब जब यह कॉन्फ्रेंस असफल हो जाती है तो गांधी जी वापस रवाना होंगे, और गांधी जी वापस आते हैं। गांधी जी वापस लंदन से भारत आते हैं। कब? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद। और आते ही वो क्या करते हैं, वो आते ही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को वापस शुरू कर देते हैं। मतलब वो सविनय अवज्ञा आंदोलन को पुनः शुरू कर देते हैं, और यहीं से उनकी लड़ाई ब्रिटिश सरकार के साथ में होती है। और 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। 4 जनवरी 1932 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। वो वहां से आ चुके हैं, लंदन से भारत में आए, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस शुरू किया, तो गांधी जी को वापस गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें पूना की यरवदा जेल में रखा जाता है। अब गांधी जी कहां पर है? गांधी जी पूना की यरवदा जेल के अंदर है। ये आप लोग यहां पर पॉइंट को नोट करना। अब आपको पता है कि दलित वर्ग के लिए एक बड़ा मूवमेंट हिंदुस्तान में चल रहा था कि दलितों को आरक्षण मिलना चाहिए, और बात सही भी थी, क्योंकि भारत में हजारों वर्षों से अगर किसी समुदाय विशेष का शोषण हुआ है तो दलित वर्ग है। और बाबा साहब ने बात बहुत ताकत के साथ वहां रखी भी। अब इस बिटवीन आप देखो, इसी समय क्या होता है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजी मैकडोनाल्ड एक घोषणा करता है। इतिहास में उस घोषणा को, मतलब यहां पर आप लोग देख रहे हैं गांधी जी कहां पर है? पूना की यरवदा जेल में है, और घटना 1932 की है।
ये पॉइंट याद रखना। अब आगे बढ़ता हूं, आप लोग ध्यान रखना, इस समय एक बड़ी घोषणा होगी जिसे इतिहास में सांप्रदायिक पुरस्कार कहा जाता है। सांप्रदायिक पुरस्कार कहा जाता है, या इसी को इंग्लिश में कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। कम्युनल अवार्ड कहा जाता है। और यह घोषणा जो है किसने की थी, तो यह घोषणा बेसिकली ब्रिटिश पीएम उस जमाने में था रैमजे मैकडोनाल्ड। वो रैमजे मैकडोनाल्ड इसकी घोषणा करता है। यहां पर आप लोग ध्यान रखना, घोषणा करता है रैमजे मैकडोनाल्ड इसकी घोषणा करता है। इसलिए दोस्तों फिर एक पॉइंट आप लोग याद रखना, इस सांप्रदायिक पुरस्कार को मैकडोनाल्ड घोषणा भी कहा जाता है। इसको मैकडोनाल्ड घोषणा भी कहा जाता है। आप कहोगे सर ये घोषणा कब हुई थी? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से पहले। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। तो यहां पर आप देखोगे ये घोषणा कब हुई, 16 अगस्त 1932 को यह घोषणा होती है। 16 अगस्त 1932 को यह घोषणा होती है कि सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा हो जाती है। अब आप कहोगे सर इस घोषणा में क्या था? ध्यान रखना दोस्तों, यह बेसिकली एक प्रकार की फूट डालो और राज करो की नीति थी। फूट डालो और राज करो की नीति थी। सर समझा तो दो कैसे? पहला पॉइंट आप याद रखना कि इसका जो पहला पॉइंट था क्या, कि प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय को प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उनकी जनसंख्या के अनुपात में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत आरक्षण प्रदान किया जाएगा। अब आपको सर अल्पसंख्यक समुदाय का मतलब क्या होगा? यहां पर अल्पसंख्यक समुदाय का मतलब होगा जैसे मुस्लिम समुदाय, सिख समुदाय, ईसाई समुदाय, इनको। तो ये मैं ज्यादा नई बात नहीं मानता। ज्यादा नई बात इसलिए कि 1909 में मुसलमानों को दे दिया गया था, 1919 में सिख को, ईसाइयों को दे दिया गया था। अलग सिर्फ इतना है कि थोड़ी सी उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें बढ़ गई, बस इतना ही है। तो सर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसी का पहला पॉइंट तो यह है, और दूसरा पॉइंट ये वाला है। इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट मान लेना। क्या था इसका? इसने कहा कि भारत में दलित समुदाय जिसका ऑफिशियल नेम शेड्यूल कास्ट अर्थात अनुसूचित जाति है, भी एक अल्पसंख्यक समुदाय है। अल्पसंख्यक समुदाय है। और इस समुदाय को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम के तहत भारत के सभी प्रांतों को मिलाकर 71 सीट दी जाती है पूरे भारत के अंदर। यह पॉइंट यहां पर था। आपको सर विशेष बात क्या है?
विशेष बात है, पहली बार दलित समुदाय को आरक्षण मिल रहा है। दलित समुदाय का ऑफिशियल नेम क्या आया? शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जाति। और उस अनुसूचित जाति जो कि हिंदू समुदाय ही है, इसको इन्होंने क्या मान लिया? एक अल्पसंख्यक समुदाय मान लिया, एक माइनॉरिटी माना गया, और ये विवाद पैदा करने वाला है। हालांकि दोस्तों, आपको पता है कि जिस समुदाय को आरक्षण मिलता है, वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे जाट समुदाय हो, चाहे मीणा समुदाय हो, वो समुदाय कभी उस आरक्षण का विरोध नहीं करता है। जनरली भारत में ऐसा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, जब दलित समुदाय को आरक्षण मिलेगा तो दलित समुदाय इस द्वारा स्वागत किया जाएगा। और बाबा साहब का प्रयास यहां पर निश्चित रूप से रंग लाया। अब जैसे ही इंफॉर्मेशन गई गांधी जी के पास, गांधी जी है कहां? गांधी जी पूना की यरवदा जेल के अंदर थे। और गांधी ने तुरंत जो है, गांधी जी ने तुरंत एक लेटर लिखा। गांधी जी ने यरवदा जेल से ही एक लेटर लिखा, मतलब एक प्रार्थना पत्र लिखा। और ये लेटर लिखा था 18 अगस्त 1932 को। और ये लेटर उन्होंने लिखा था ब्रिटिश प्रधानमंत्री को। और ब्रिटिश प्रधानमंत्री को उन्होंने चेतावनी के लहजे में कहा कि एक माह के भीतर आप इसकी समीक्षा कीजिए। 1 महीने के भीतर आप इसकी समीक्षा। किसकी समीक्षा? जो मैकडोनाल्ड अवार्ड आपने घोषित किया है, जो सांप्रदायिक पुरस्कार की आपने घोषणा की है, उसकी आपको 1 माह के भीतर समीक्षा करनी होगी। अगर आपने 1 माह के भीतर समीक्षा नहीं की तो मैं ठीक 1 महीने बाद आमरण अनशन जेल से ही शुरू कर दूंगा। आमरण अनशन जेल से शुरू कर दूंगा। अब दोस्तों, आप लोग ध्यान रखना, एक तरफ देश के अंदर दलित समुदाय को जब रिजर्वेशन मिला तो दलित समुदाय के अंदर एक खुशी का माहौल है। दूसरी तरफ गांधी ने यरवदा जेल से ही अनशन शुरू कर दिया है। जब उन्होंने जेल से ही अनशन शुरू कर दिया है तो दलित समुदाय का एक प्रकार से गुस्सा गांधी जी के प्रति था। अब देखते देखते बातें चल रही है और 20 सितंबर आ गया। 1 महीना कंप्लीट हुआ। 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन शुरू कर दिया। गांधी जी जेल में थे जनवरी से ही। उनकी तबीयत वैसे भी नासाज थी। 20 सितंबर से 21-24 घंटे तक कुछ नहीं खाया उन्होंने। 20 सितंबर से 21 सितंबर 48 घंटे में कुछ भी नहीं खाया। 72 घंटे हो गए, गांधी जी की हालत बिगड़ने लगी। 100 घंटे से ऊपर हो गए, गांधी जी की तबीयत खराब होने लगी। ऐसा माहौल था कि कहीं गांधी जी की जान न निकल जाए। बड़े बड़े नेता इस बात का प्रयास करने लगे कि गांधी जी को बचाया जाए। इधर कई लोग बाबा साहब के पास गए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब उस समय दलितों के बहुत बड़े लीडर बन चुके थे। ही वॉज ए ग्रेट स्कॉलर। उन्होंने गांधी से मिलने से मना कर दिया कि सॉरी, मेरे समुदाय को, मेरे परिवार का मतलब उनका पूरा दलित समाज को पहली बार, 1000 वर्षों में पहली बार आरक्षण मिला है और आप अनशन कर रहे हो। जब मुसलमानों को आरक्षण मिला आपने अनशन नहीं किया, सिखों को मिला आपने अनशन नहीं किया। आज जब हमें अनशन मिला, हमें जब आरक्षण मिला है तो आप अनशन कर रहे हो। दोस्तों, वो नहीं माने। फाइनली मदन मोहन मालवीय साहब जाते हैं और मदन मोहन मालवीय साहब जाके बातचीत करते हैं कि प्लीज आप मेरे कहने से एक बार जो भी बात हो आप पूना जरूर चलिए। मदन मोहन मालवीय का बाबा साहब बहुत इज्जत करते थे। वो पूना आते हैं और पूना आकर गांधी से मुलाकात होती है
और यहां गांधी से जो मुलाकात हुई उसमें सबसे पहले तो आपको बता दूं कि इस मुलाकात के दौरान शुरुआत में बाबा साहब का एक गुस्सा था गांधी जी के प्रति, और उन्होंने सुनाई बात कि मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन आप, जब मेरे दलित समुदाय को आज आरक्षण मिल रहा है तो आप अनशन कर रहे हैं, आपको तो आगे होना चाहिए था। गांधी कहते हैं कि भीमराव मेरी बात तो सुन लो, मैं कहना क्या चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि दलित समुदाय एक अल्पसंख्यक समुदाय नहीं है। दलित समुदाय हिंदू समुदाय है, बहुसंख्यक समुदाय का पार्ट है। लेकिन आज अगर हमने दलित समुदाय को अल्पसंख्यक समुदाय मान लिया तो दलित समुदाय हिंदू समाज होते हुए भी हमेशा के लिए अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के आधार पर हिंदू उच्च वर्ग से अलग हो जाएगा और अस्पृश्यता अर्थात अनटचेबिलिटी हमारे समाज में घर कर जाएगी, स्थापित हो जाएगी। दलित हमेशा के लिए दलित बन के रह जाएगा। मैं आरक्षण का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं विरोध कर रहा हूं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का। और मैं तो ये कहता हूं कि दलितों को 71 नहीं, इसकी दुगनी सीट मिलनी चाहिए, लेकिन संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत। क्योंकि दलित तब तक दलित है जब तक वो गरीब है। ये बात जो गांधी जी ने कही, बाबा साहब के दिमाग में सेट हो गई और दोनों के बीच में एक पैक्ट हुआ। उस पैक्ट को इतिहास में पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। उस एक्ट को हम कहते हैं पूना पैक्ट। और पूना पैक्ट जो है बेसिकली 25 सितंबर 1932 को गांधी जी एवं भीमराव अंबेडकर साहब के मध्य, भीमराव अंबेडकर साहब के मध्य 25 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में हुआ था। और इसमें दोनों नेताओं ने तय किया कि दलित समुदाय जिसका ऑफिशियल नेम शेड्यूल कास्ट है, उसे संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत सीटें दी जाए। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के तहत, अर्थात उस सीट पर खड़े होने का अधिकार तो एससी का होगा, लेकिन वोटिंग का अधिकार वहां पर सबको होगा। इसको हम कहते हैं जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम। और दूसरा, यहां पर कहा गया कि भारत के सभी प्रांतों को मिलाकर 71 के स्थान पर 147/148, मतलब 2 नंबर आते हैं, दोनों सही है, कि 147 या 148 सीट रिजर्व की जाए। और साथ ही साथ यह भी कहा गया कि दलित समुदाय को जो है वो बेसिकली सेंट्रल असेंबली के अंदर, केंद्रीय सभा में 18% सीटें दलित समुदाय की रिजर्व की जाए। मतलब देखिए, जब समझौता हुआ तो और बड़ी डिमांड हो गई और एक बहुत बड़ी जीत यहां पर हुई। एक बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो दलित समुदाय हिंदुस्तान में हमेशा के लिए दलित बनकर रह जाता। ये बहुत अच्छी पहल यहां पर हुई, बहुत अच्छी समझदारी दोनों ने दिखाई, और इसी को हम कहते हैं पूना पैक्ट। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद होगा थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इसके बाद होगा थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसको हम कहते हैं तीसरा गोलमेज सम्मेलन, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ध्यान रखना, 17 नवंबर 1932 से 17 नवंबर 1932 से दिसंबर 1932 तक हुआ था। यहां पर इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। कांग्रेस ने यहां भाग नहीं लिया था,
और ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखना, भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं, तीनों में भाग लेते हैं और वो सफल रहते हैं। अपने समुदाय को आरक्षण दिलवाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। भारतीय संविधान के रचयिता माने जाते हैं बाबा साहब। अब आप लोग ध्यान रखना, इसके आगे का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और दोस्तों मैं इसको ऐसे कहूंगा कि इस प्रकार साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्लस नेहरू रिपोर्ट प्लस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्लस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्लस पूना पैक्ट प्लस थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इन सब का जो संयुक्त रूप आएगा डिस्कशन के बाद में, उससे फिर ब्रिटिश सरकार ने एक इसका प्रारूप तैयार किया। लॉर्ड लिनलिथगो के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई और उस प्रारूप को एक बिल का रूप दिया गया। और जब इस बिल को ब्रिटिश संसद ने पास कर दिया, इस बिल को जब ब्रिटिश संसद द्वारा पास कर दिया गया तो जो नया एक्ट आएगा उसी को हम इतिहास में कहते हैं 1935 का अधिनियम। इसी को हम कहते हैं 1935 का अधिनियम। तो ये आपको स्पेशली याद रखना होगा। ये 1935 का एक्ट तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके 3-4 पॉइंट्स में बताऊंगा आपको। और फिर हम इससे आगे चलेंगे। 1937 के प्रांतीय चुनाव, 1937 में जिन्ना का द्विराष्ट्र का सिद्धांत, सेकंड वर्ल्ड वॉर, व्यक्तिगत सत्याग्रह, अगस्त घोषणा, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके आगे वाली क्लास में होगा। आज दोस्तों इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए जज्बे के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नए विश्वास के साथ कि कलाम की टीम आपके लिए फिर एक नए जोश के साथ प्रस्तुत होगी। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।